Hello everyone, this is Mahendra Singh Naruka. I am Faculty of Social Science at Kota Career Point in Kuchaman City. In this video lecture, I wish to explain the historical topic Glorious India from beginning to 1206 CE. Before starting this topic, let me make myself clear that this video is made only for educational purpose. No part of this video or entire video should be copied by anyone. The topic of history, ancient history, or you can say it as glorious India from beginning to 1206 CE. एंशंट शब्द का मतलब होता है ओल्डेस्ट, वेरी ओल्ड, और इंडियन हिस्ट्री का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को 5 मार्क्स के कैटेगरी में रखा गया है। एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हो इंडिया की हिस्ट्री बहुत ग्लोरियस है, काफ़ी रिच है। इंडियन हिस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा स्वर्णिम है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे उस इंडिया के बारे में जो कि महाजनपद एरा से लेकर 1206 CE तक था। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, let me make myself clear that this video is not intended to harm any religious feeling, promote or discourage any political parties and gender inequalities. Viewers' discretions are strongly recommended. कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो से किसी की भी धार्मिक जातिगत भावनाओं को भड़काने का मेरा उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं महाजनपदास की। ये जो शब्द है महाजनपद, ये डिराइव किया गया है जनपद शब्द से। जनपद वर्ड मीन्स डिस्ट्रिक्ट, तो महाजनपद का मतलब हो जाएगा ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जनपद शब्द का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, तो महाजनपद शब्द का मतलब होगा ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट। ये टाइम पीरियड क्या था? हिस्टोरियंस वैसे इस टाइम पीरियड में थोड़े से एंडिंग टाइम पीरियड में कॉन्फ्लिक्टेड हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है 600 BCE से लेकर, BC यानी बिफोर कॉमन एरा, और पहले आप जिसे कहते थे हिस्ट्री में BC बिफोर क्राइस्ट, 600 BCE से लेकर 325 BCE तक। ये जो 350 सालों का जो टाइम पीरियड है, रफली हम कह सकते हैं 300 ईयर्स का टाइम गैप, ये इंडियन हिस्ट्री के लिए महाजनपदास एरा करके जाना जाता था। वंस अगेन, ये टाइम पीरियड 350 सालों का जो टाइम पीरियड था, ये महाजनपदास एरा करके इसे जाना जाता था। 16 महाजनपद थे भारत के अंदर। उन 16 महाजनपदों के नाम इस प्रकार हैं, अगली स्लाइड में। आपको ये नाम आसानी से याद हो इसलिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। सपोज कीजिए अंशु नाम की एक लड़की है और अंशु नाम की लड़की को एक असाइनमेंट दिया गया है, एक कार्य दिया गया है। देखते हैं क्या है। अंशु अब अवंती, मगध, कुरुम, मत्स्य का 5 गांव को चेक करवाएगी। इसमें जो लास्ट वर्ड है करवाएगी, ये सेंटेंस कंप्लीशन के हिसाब से डाला गया है। बाकी 16 महाजनपदों के नाम से इस शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता। आप देखोगे हर एक शब्द के अंदर एक एक महाजनपदों के नाम छुपे हैं। सबसे पहले अंशु शब्द में आपको अंग दिखाई देगा, फिर शु यानी शूरसेन, फिर अ मतलब अश्मक, फिर ब को आप व कर लीजिए, फिर हो जाएगा ये वज्जी, फिर अवंती, ये पूरा नाम है ही इधर, फिर मगध, ये भी फुल नेम है, कुरुम, ये भी फुल नेम है, लेकिन कुरु और इसके बाद म, ये लास्ट जो है म, इससे मल। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से मैंने इस ट्रिक को तैयार किया है आपके लिए। आई होप ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इसके लिए हम मैप से शुरू करते हैं। पिछली स्लाइड्स में हम देखेंगे, मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि कितने महाजनपद
किस तरह से काम करते थे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अंग महाजनपद के बारे में हमने देखा था। ये है अंग महाजनपद। ये महाजनपद महाभारत में भी डिस्क्राइब्ड है। अंगराजकर्ण आपने सुना ही होगा। इसकी कैपिटल थी चंपा। फिर दूसरा नाम आता है शूरसेन। ये रहा शूरसेन, इधर मिलेगा आपको। ये राजस्थान यूपी के ब्रिज रीजन वाला हिस्सा है शूरसेन, जिसकी कैपिटल थी मथुरा। फिर ट्रिक के अकॉर्डिंग तीसरा शब्द जो आता है अब, तो उसमें अश्मक। अश्मक महाजनपद जो है वो इस तरफ है। ये रहा अश्मक। तापी और गोदावरी नदी के बीच में अश्मक। अश्मक राज्य जो है उसकी कैपिटल जो है वो थी पोतन और पाटेली। इसका दूसरा नाम भी था अशाका। फिर इसके बाद में अगला नाम आता है वज्जी। इस मैप में आप जहाँ विदेह देख रहे हो, विदेह शब्द रामायण में भी डिस्क्राइब किया गया है। विदेह ये कैपिटल थी वज्जी की, और उसकी दूसरी कैपिटल थी मिथिला। तो मिथिला नरेश महाराज जनक, इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ एक पढ़ा होगा, देखा होगा रामायण टीवी सीरियल में भी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये महाजनपदों के नेम काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब्ड हैं महाभारत में भी, रामायण में भी। आप हर जगह इनको इजीली देख सकते हो। फिर शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग अगला जो नाम आता है वो है अवंती। अवंती जो नाम है, आप यहाँ पर देखोगे उज्जैनी लिखा मिलेगा आपको। ये उज्जैनी कैपिटल थी अवंती की। अवंती की दो कैपिटल थी। नॉर्थ कैपिटल तो थी उज्जैनी और साउथ कैपिटल थी महिष्मती। बाहुबली फिल्म याद है ना, माहिष्मती। हाँ, माहिष्मती वास्तव में एक महाजनपद की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। माहिष्मती साउथर्न कैपिटल थी और उज्जैनी नॉर्दर्न कैपिटल थी, और इसका राज्य था अवंती। फिर बात करते हैं मगध। मगध के बारे में जितना कहा जाए कम है। ये एक पावरफुल एम्पायर बन गया था। मगध की दो कैपिटल्स थी, ग्रीवरज और राजगृह। फिर इसके बाद में कुरु। कुरु के बारे में ये यहाँ कुरु पूरी महाभारत कुरु के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। आपको याद होगा हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर नरेश, महाराज पांडु, ऑल दीज वर द नेम्स। हस्तिनापुर के बाद में उसकी एक दूसरी कैपिटल बनाई गई थी पांडवों के लिए, सो कॉल्ड इंद्रप्रस्थ। यहाँ पर कुरुक्षेत्र ही आपको मैप में दिखेगा, बिकॉज दोनों नेम यहाँ पर नहीं लिखे जाएंगे। कुरुक्षेत्र एक बैटलफील्ड था, आज मॉडर्न डे हरियाणा में है। फिर इसके बाद में अगला नाम आता है मल। ये रहा मल। मल इसकी कैपिटल थी कुशीनगर। फिर अगला महाजनपद है मत्स्य। ये राजस्थान में है, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर। फिर काशी जिसकी कैपिटल थी वाराणसी। आप यहाँ देख सकते हो काशी, हिमालयन रीजन से थोड़ा नीचे की तरफ। फिर इसके बाद में अगला नाम आता है पांचाल। ये देखिए पांचाल क्या है, आपने महाभारत में भी सुना होगा पांचाली। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई जाती है। पांचाली जो है वो 5 पांडवों की वाइफ होने के चलते उसे पांचाली कहा जाता है, बट दिस इज़ रॉन्ग। वो पांचाल नरेश की बेटी थी, पांचाल राज्य की बेटी थी, इसलिए इसका नाम पांचाली रखा गया। आज के उत्तराखंड में एक पांचाल राज्य एक समय में हुआ करता था, तो उसी से उसकी जो बेटी थी पांचाल राज्य से, उसी को कहा गया पांचाली, अदरवाइज द्रौपदी। तो उसकी कैपिटल भी 2 थी। बड़ा राज्य था पांचाल भी, पावरफुल राज्य था, अहिछत्र और काम्पिल्य। फिर इसके बाद में आगे नाम आता है गांधार। ये रहा गांधार। गांधार नरेश शकुनी भी आपको याद होंगे। इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। तक्षशिला वन ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, जहाँ पर लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। फिर हम बात करते हैं वत्स। ये रहा वत्स। इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। फिर इसके बाद में कौशल। यहाँ पर आपको कौशल दिखेगा।
कौशल की कैपिटल थी अयोध्या। एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है इस अयोध्या में, बुद्धिज़्म एरा के अंदर अयोध्या के दो पार्ट्स थे। नॉर्थ को तो कहा जाता था साकेत और साउथ को कहा जाता था श्रावस्ती। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, नॉर्थ को कहा जाता था साकेत, साउथ को कहा जाता था श्रावस्ती। बट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ये सिर्फ बुद्धिज़्म एरा में ही कहा जाता था। रामायण एरा में दो पार्ट नहीं थे, सिंगल पार्ट था अयोध्या। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद में अगला नाम आता है चेदी। ये यहाँ पर आपको चेदी दिखाई देगी, जिसकी कैपिटल थी शक्तिमती। और फाइनली एक लास्ट महाजनपद है कंबोज। ये रहा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कंबोज, जिसकी कैपिटल थी राजपुर और हाटक। आई होप फ्रॉम द गिवन मैप इट इज़ क्लियर टू यू टू लर्न द नेम्स ऑफ महाजनपदास। इसके अलावा भी आपको ये ट्रिक हेल्प करेगी काफ़ी ज़्यादा, जिससे आप इन 16 महाजनपदों के नाम पता कर सकते हो। हाउएवर कैपिटल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं हम मेन जनपदास ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मुख्य जनपदों के बारे में। सबसे पहला जनपद है जांगल। जांगल जनपद, ये जांगल जनपद जो है ये बीकानेर और उसके आसपास के इलाकों में ही हुआ करता था। जांगल जनपद या जांगल देश मॉडर्न डे बीकानेर और जोधपुर वाले रीजन में पाया गया है। इसे कहे जाए तो इसके दो नाम और भी मिलते हैं महाभारत काल में, कुरु जांगल और माद्रय जांगल भी इसके अदर नेम्स आपको मिलेंगे। इस जांगल जनपद की कैपिटल जो थी वो अहिछत्रपुर थी, मॉडर्न डे नागौर। बीकानेर के जो किंग थे, एम्परर थे, उन्होंने इस जांगल देश के रूलर होने या उनके पास जो किंगडम था उसके चलते ही इन्होंने अपने आप को टाइटल किया था, एंटाइटल किया था खुद को जांगलधर बादशाह। बीकानेर राज्य के रॉयल सिंबल में भी जय जंगलधर बादशाह आपको लिखा हुआ मिल जाता है। फाइन, नेक्स्ट है मत्स्य। प्रेजेंट डे जयपुर के आसपास का जो रीजन है उसे मत्स्य कहा जाता था एक समय में, और इसका इट्स एक्सपांस वाज फ्रॉम द हिल्स ऑफ चंबल टू द फॉरेस्ट ऑफ सरस्वती रिवर। कहने का मतलब है कि इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक हुआ करता था। मॉडर्न डे अलवर, भरतपुर के कुछ पार्ट्स इसके अंदर आते थे। इसकी कैपिटल थी विराटनगर, मॉडर्न डे बैराट जिसे कहा जाता है। मौर्यन रूलर से पहले, आई मीन टू से बिंदुसार से पहले कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें इस मत्स्य महाजनपद के बारे में नहीं मिलती है। हाँ, उसके बाद से हमें मिलती है, जिसके डिस्क्रिप्शंस में आपको भी बता रहा हूँ। महाभारत टाइम पीरियड के अंदर बताया गया है कि एक शाहज नाम का रूलर था, उसने 2 महाजनपदों को कंट्रोल कर लिया था मत्स्य के साथ साथ। एक का नाम था चेदी और दूसरा मत्स्य खुद। हावेवर दिस मत्स्य महाजनपद लेटर बिकेम द पार्ट ऑफ मगध। हालांकि बाद में मत्स्य विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम बात करेंगे शूरसेन की। ये शूरसेन जो है मॉडर्न डे ब्रिज रीजन में आता है। इसकी कैपिटल है मथुरा, इसकी कैपिटल थी मथुरा। एक समय में यह महाजनपद हुआ करता था, आज कोई महाजनपद नहीं है। ग्रीक हिस्टोरियंस जो है, ग्रीक राइटर्स, इसे शूरसेना न कहकर शूरसेनाई कहा करते थे, और इसकी कैपिटल मथुरा को मथुरा न कहकर मैथोरा कहा जाता था। अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से एटिमोलॉजीज़ बनती है, प्रोनाउंसिएशन थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, इसलिए शूरसेन को शूरसेनाई एंड मथुरा बिकेम मैथोरा। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु या यादव वंश का रूल था। इसके अंदर आने वाले रीजन कौन से थे?
इंटरेस्टिंग है, भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड ईस्ट अलवर। इनफैक्ट वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से हुआ करता था। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लॉर्ड श्री कृष्णा द सन ऑफ वासुदेव वॉज रिलेटेड टू दिस जनपद। नेक्स्ट है शिवी। शिवी इसकी कैपिटल थी शिवपुर, मॉडर्न डे पाकिस्तान, शौरकोट। पाकिस्तान के शौरकोट में आपको शिवी जनपद मिल जाएगा। आज तो नहीं मिलेगा, बट एंशिएंट हिस्ट्री में एक कैपिटल थी शिवपुर, जो पाकिस्तान के शौरकोट में थी, शिवी जनपद की राजधानी। लेटर यानी बाद में इसकी कैपिटल शिवी जाति ने मेवाड़ में अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। तो यहाँ पर दो ठिकाने मिलेंगे आपको शिवी के, एक पाकिस्तान के शौरकोट और एक मेवाड़। चलिए पाकिस्तान के शौरकोट से शुरुआत करते हैं। किंग सुशीन ने शिवी जनपद को 10 राजाओं के युद्ध में हराकर हासिल किया था। वक्त के साथ साथ इसकी कैपिटल बदली, लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो गए साउथ पंजाब से, और साउथ पंजाब यहाँ पर पाकिस्तान वाले पंजाब की बात से हो रहा है, नॉट इंडियाज़ पंजाब। साउथ पंजाब ऑफ पाकिस्तान, वहाँ से शिफ्ट होते हैं ये मेवाड़ की तरफ और कैपिटल बनाते हैं चित्तौड़गढ़ के पास नगरी। मेवाड़ के अलग अलग प्लेसेस से शिवियों के कॉइन्स भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास, मंदसौर इज़ इन एमपी, वहाँ से 5 एडिक्ट्स प्राप्त हुए। एडिक्ट्स क्या होता है? एडिक्ट्स हिस्ट्री को बताने का एक रिटर्न सोर्स होता है, या फिर हिंदी में इसे कह सकते हैं हम शिलालेख या फिर गुहालेख। तो 5 एडिक्ट्स वॉज फाउंड फ्रॉम मंदसौर, मध्य प्रदेश। तो ये 4 जनपद राजस्थान के यहाँ पर एंड होते हैं। प्रोसीड करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सरकार चलाने का सिस्टम, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द पीपल एंड सोसाइटी बाय द किंग और प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिपब्लिकन सिस्टम होने के बावजूद भी इन जनपदों में जो पावर था वो रिच फ्यूडल फैमिलीज़ के अंडर था। यानी कि रिच फैमिली, फ्यूडल फैमिलीज़ वो कंट्रोल करती थी कि कैसे इन रिपब्लिक्स को, इन महाजनपदास को कंट्रोल करना है। तो इन्हीं रिच फैमिलीज़ में से ही एक व्यक्ति संथाग्र सभा का चीफ होता था, मुखिया होता था। संथाग्र सभा क्या है? ये जनरल असेंबली है। मॉडर्न डे कंपेयर कर सकते हो आप लोकसभा से, हालांकि लोकसभा काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट कंपैरिजन पर्पस के लिए बताया गया है। सिर्फ संथाग्र सभा का जो हेड होता था वो रिच फैमिली से ही बिलोंग करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनयु विरोध की। अनयु विरोध क्या है? ये जो संथागर सभा है, इस संथागर सभा का एक हेड कुछ मेंबर से बातचीत करता था और किसी चीज़ पर अपने विचार भी व्यक्त करवाया करता था, तो उसे ही कहा जाता है अनयु विरोध। अगर कोई विषय विवादग्रस्त होता था, यानी इफ़ कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज़ वाज देयर, तो उसके लिए वोटिंग करवाई जाती थी और वोटिंग के लिए मल्टी कलर्ड बार्स का प्रयोग किया जाता था। मल्टी मतलब मैनी, कलर्ड बार्स क्या होती हैं? स्टिक्स होती हैं, और उनसे ग्रीन स्टिक, ब्लू स्टिक, रेड स्टिक, इनकी मदद से वोटिंग करवाई जाती थी किसी कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज़ पर, विवादग्रस्त विषय पर। आगे हम बात करते हैं, इतने बड़े रिपब्लिक्स में 2 असेंबलीज़ हुआ करती थी। प्रोविंशियल असेंबलीज़ प्रोविंसेस के लिए और सेंट्रल असेंबलीज़ सेंटर के लिए। और अगर कोई छोटा ही रिपब्लिक है तो उसके लिए सिर्फ एक ही असेंबली होती थी, सेंट्रल असेंबली। हावेवर ये सभी के सभी एम्पायर्स, महाजनपद एक समय के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने के पीछे 4 वजहें होती है। पहला है म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि
आपसी द्वेष, आपसी विवाद दो राजाओं के बीच में। फिर इस वजह से क्या होता है, फैक्शनलिज्म बढ़ता है। फैक्शनलिज्म क्या होता है, ग्रुपिज्म, गुटबंदी। और फैक्शनलिज्म के चलते मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे कि अवध के राजा ने ये मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि मेरे ऊपर पड़ोस से अंग से हमला होने वाला है, और अंग ने ये मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि उसके यहाँ पर अवध से हमला होने वाला है। तो दोनों ही क्या करते थे, एक दूसरे को ख़त्म करने की स्ट्रेटेजी बनाते थे, साजिश रचते थे, और धीरे धीरे ये दोनों ही ख़त्म हो गए। दोनों क्या, 16 के 16 महाजनपद एंड हो जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मोनार्क्स की महत्वाकांक्षाएं भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मगधपति धनानंद की एम्बिशंस, वो चाहता था कि पूरा का पूरा 16 महाजनपद उसके कंट्रोल में आए, और ऐसा उसने कुछ हद तक करने में कामयाबी भी हासिल की थी। सो दिस टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाजनपदास एंड्स ओवर हियर। प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। मौर्यन डायनेस्टी, इसे हम मौर्यास भी कह सकते हैं, मौर्यन डायनेस्टी, और वी कैन सिंपली कॉल इट एज मौर्यास। 16 महाजनपदों में से एक मगध का साम्राज्य एक बहुत बड़े रूप में सामने निकल कर आता है, और ये हर्यंक डायनेस्टी के टाइम पर होता है। मौर्यन डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट या फाउंडिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर ये किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका टाइम पीरियड ध्यान रखिए, 322 BCE से 298 BC तक था। ये चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आप देख सकते हो, एक युवा व्यक्ति था जो चाणक्य की मदद से, अपने टीचर चाणक्य की मदद से पूरे पैन इंडिया को, ऑल इंडिया यानी अखंड भारत पर अपना राज्य कायम करता है। 305 BC में उसकी लड़ाई सेल्यूकस निकेटर के साथ होती है, और इस लड़ाई के रिज़ल्ट में दोनों के बीच में ट्रीटी होती है, और दोनों के ही कुछ न कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य 500 एलिफेंट्स सेल्यूकस निकेटर को देता है, और उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर से अफ़गान राज्य, बलूचिस्तान, वेस्ट ऑफ इंडस रिवर ये मिल जाता है। और पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक राजा की शादी राजनीति तय करती है, ना कि उसकी पर्सनल इच्छाएं। इसके बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप हुई, और इसके रिज़ल्ट में उसने मेगास्थनीज को, यानी सेल्यूकस निकेटर ने भारत में मेगास्थनीज को अपना एक एम्बेसडर भी अपॉइंट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में काबुल, हेरात, कांधार, बलूच, पंजाब, गंगा यमुना बेल्ट, बिहार, गुजरात और बंगाल भी आते हैं। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर था। आप देख सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर कितना बड़ा था। इस मैप में आप देखिएगा, ये जो भी ब्लू शेडेड रीजन है ये चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर है, चंद्रगुप्त मौर्य कॉन्क्वेस्ट है। तो इतने बड़े एम्पायर को पहली बार भारत के किसी राजा ने अचीव किया था। नेक्स्ट, तमिल टेक्स्ट अहनानुरू और मुरानानुरू, बेसिकली स्टूडेंट्स ये सोर्सेस हैं। सोर्सेस के नाम याद रखना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इससे हमारे को जानकारी मिलती है कि हिस्ट्री में कहाँ कब क्या हुआ। तो ये सोर्सेस अहनानुरू और मुरानानुरू, ये दो नाम आप याद ध्यान रखिए। अहनानुरू एंड मुरानानुरू ये दो तमिल टेक्स्ट थे। इन तमिल टेक्स्ट में ऐसा बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ इंडिया के ऊपर भी अटैक किया था। हालांकि इस अटैक में क्या रिज़ल्ट निकल कर आया इसके बारे में नहीं बता रखा है, तो हो सकता है कि अगर उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को जीत नहीं हुई हो तभी उसके अंदर कुछ ज़्यादा बता नहीं रखा है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने ओल्ड एज में यानी वृद्धावस्था में भद्रबाहु नाम के जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा लेता है, एजुकेशन ऑफ जैन रिलीजन। और फाइनली 298 BCE में श्रवण बेलगोला जो कि है मैसूर में, उसमें उपवास करके अपना शरीर त्याग देता है। ही डाइड वाइल टेकिंग फास्ट एट श्रवण बेलगोला मैसूर। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शॉर्ट नोट ख़त्म होता है, और फिर अगला 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बिंदुसार।
बिंदुसार का टाइम पीरियड जो था वो 298 BCE से लेकर 272 BCE तक का था। ये बेसिकली 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इसमें तैयार होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके नाम क्या थे। बिंदुसार के अलावा क्या क्या नाम थे। ग्रीक हिस्टोरियंस इसको कहते थे अमिट्रोचैट्स, वैसे कुछ किताबों में इसका नाम अमित्रोघात भी लिखा गया है। वायु पुराण में इसका नाम बताया गया भद्रसार और कुछ किताबों में इसका नाम मद्रसार बताया गया है। जैन टेक्स्ट में इसका नाम सिंहसेन बताया गया है। तो ये इसके 3 नेम थे, एमिट्रोचैट्स, भद्रसार एंड सिंहसेन। अलग अलग सोर्सेज भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसने भी एक्सपांसिव पॉलिसीज़ अपनाई थी और इसने भी चंद्रगुप्त की तरह ही साउथ इंडिया पर अटैक किया था और उसको डिस्टेंट प्लेसेस को अपने हिस्से में लेने में कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल की थी। इसके समय में 2 रिवोल्ट्स होते हैं तक्षशिला में। एक रिवोल्ट को अशोक क्रश करता है और दूसरे रिवोल्ट को सुशीन क्रश करता है। ये जानकारी हमें मिलती है दिव्यवादन नाम के बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। फिर ग्रीस का जो राजा था एंटियोकस फर्स्ट, उसने एम्बेसडर के तौर पर डायमेकस को भेजा था ताकि दोनों देशों के बीच के रिलेशंस अच्छे रहें, टू मेंटेन गुड फॉरेन रिलेशंस। ये उस समय भी होता था और आज भी होता है। आज इंडिया अमेरिका के रिलेशंस अच्छे करने के लिए इंडिया भी अपने एम्बेसडर अमेरिका भेजता है और अमेरिका भी अपने एम्बेसडर्स इंडिया भेजता है। फिर उसके बाद में इजिप्ट का एक राजा था फिलाडेल्फिया, उसने डियोनिशियस को भेजा एज एन एम्बेसडर। ये जानकारी हमें मिलती है प्लिनी के अकॉर्डिंग से। प्लिनी एक हिस्टोरियन था, उसने बताया कि मिस्र नरेश फिलाडेल्फस या टोलेमी सेकेंड ने डियोनिशियस नाम के मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्लियरली। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।